Hello students, today I am going to explain you the another topic of chapter 15 which is genetic engineering chapter हम study कर रहे हैं। इसका जो हमारा next topic है that is DNA fingerprinting। Students, इससे पहले मैंने आपको explain किया था कि हम किस तरीके से clone genes जो होते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी। टोटल ये टेक्निक्स 5 थी। फर्स्ट टेक्निक जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि जो फर्स्ट टेक्निक थी हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने ब्लॉटिंग टेक्निक पढ़ी। ब्लॉटिंग के बाद हमने पीसीआर टेक्निक पढ़ी, पीसीआर जो रिएक्शंस हम करवाते हैं वो। एंड नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ टेक्निक विच इज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो यूज किया था वो किया था एलेक जेफरी ने, और 1985 के अंदर इन्होंने इसको यूज किया था। और ये एक्चुअली जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट वो हेरिडिटरी डिजीज के ऊपर कर रहे थे। हेरिडिटरी डिजीज के अंदर रिलेशनशिप्स जो होती हैं उनमें हेरिडिटरी डिजीज कैसे होती है इसके ऊपर ये काम कर रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है आपने नॉर्मल वे में पढ़ा है कि कई बार हमने डीएनए टेस्ट के बारे में भी पढ़ा है, और हम सब ये जानते हैं कि हम सबका डीएनए अलग अलग होता है, हम सब यूनिक होते हैं। तो इस चीज को पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो 99.9% जो ह्यूमन बीइंग होते हैं दे हैव सेम डीएनए। उन सबका डीएनए सेम होता है। ओनली जो हमारा डिफरेंस, हम एक दूसरे को एकदम अलग दिखते हैं, हम सब आपस में बहुत अलग हैं। ये सिर्फ जो डिफरेंस होता है ये 0.1 का डिफरेंस होता है। बाकी पूरा 99.9% जो डीएनए होता है सबका सेम होता है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनमें ये सेम हो सकता है, इसके अलावा 0.1 का डिफरेंस आप सब में रहेगा ही रहेगा। तो जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल होता है इसका, वो प्रिंसिपल यही है जो मैंने यहां लिखा है, टू आइडेंटिफाई द बेस सीक्वेंसेस विच आर यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। इसके अंदर हम उन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, यानी वो 0.1 का जो डिफरेंस होता है उसको हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है, तो पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस भी देखें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी कौन कौन से एरियाज में यूज हो रही है। जो डीएनए टेस्ट की मैंने सबसे पहले बात की आपको कि कोई भी इश्यू आता है, कोई भी ऐसा मैटर है, डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व कर रहा है जो रिलेटेड है किससे, हमारे पैटर्नल और मैटरनल डिस्प्यूट से। जैसे कई बार होता है कि किसी के फादर का पता लगाना है या मदर का पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए डीएनए टेस्ट करते हैं। तो जब भी कोई भी इश्यू हो जो रिलेटेड है पैटर्नल और मैटरनल मैटर से, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सभी इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी आप कोई भी सेल को देखिए, हर सेल के अंदर जो डीएनए होगा वो सेम होता है। तो इसके लिए आप कोई भी सेल ले सकते हैं जिससे डीएनए को सेपरेट करेंगे और डीएनए की मैचिंग करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये है, क्योंकि इससे पहले हम जब पढ़ते थे हम ये मानते हैं कि, और ये हम करते भी थे कि जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो यूनिक होते हैं सबके, और उनसे हम पता लगा लेते हैं किसी भी तरह की चीज का। लेकिन यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंटिंग वाला ही मेथड है, लेकिन यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट वाली बात है वो डीएनए से रिलेटेड है, यानी सबके जो डीएनए है वो अलग अलग हैं, तो वो किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट यूज आपने देखा कि कोई भी पैटर्नल और मैटरनल इश्यू है उसको हम सेटल कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। सेकंड थिंग, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल। अगर कोई भी क्राइम हुआ है, रिलेटेड टू मर्डर हुआ है या कोई रेप केस हुआ है, तो उसके अंदर अगर आपको क्रिमिनल का पता लगाना है तो इसके लिए भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट को यूज कर सकते हैं, टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इससे आप क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डिटेक्ट हेरिडिटरी डिजीज बिफोर बर्थ ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की बर्थ होने से पहले ही अगर हमें ये पता लग जाए कि उसको कोई हेरिडिटरी डिजीज है तो हम उसका क्योर भी कर सकते हैं, और कई बार हम कोई डिसीजन भी ले सकते हैं कि हम ऐसे चाइल्ड को अबॉर्ट कर दें। तो ये भी एक इश्यू है जो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस, ये सब इम्पोर्टेंस हैं जो हमें बता रही हैं कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और ये बहुत सारे एरियाज में यूज होती है। इसके अलावा भी आप इनको यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है
जो बिल्कुल खतरे में है, डेंजर में है, और हो सकता है वो आगे जाके बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही हो जाए, तो उसके यूनिक डीएनए के पैटर्न को आप सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो फॉसिल्स वगैरह देखते हैं। जैसे आपने डायनासोर का फॉसिल, हमें कैसे पता लगा, उसके फॉसिल से हमें कैसे पता लगा कि वो डायनासोर का है, तो इसके लिए भी डीएनए टेस्टिंग होती है, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि ये कौन कौन से एरियाज के अंदर यूज होगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये टेक्निक जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो इसका प्रिंसिपल होगा आपको वो यूनिक पैटर्न देखना है जो हम सब में क्या है, अलग अलग है। हम यहाँ पर डीएनए तो पूरा निकालते हैं, लेकिन उस डीएनए का वो पार्ट हम लेंगे जो हम सब में यूनिक होता है, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है, तो सेम डीएनए से तो आप पता लगा ही नहीं सकते। जहां पर आपका वेरी कर रहा है डीएनए, उस डीएनए वाले पार्ट को, और वो क्या होती है, जहां पर हमारा जो 0.1 का डिफरेंस होता है वो यूनिक नाइट्रोजनस बेस पेयर की सीक्वेंसेस होती हैं, जो कि अगर आप आगे पढ़ेंगे उसे VNTR के नाम से जानी जाती है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। एक्चुअली ये सीक्वेंसेस जो होती हैं बेसिस की, ये कई बार रिपीट होती हैं, पर इनका जो रिपीटेशन नंबर होता है, हर इंडिविजुअल में ये रिपीट होंगी, लेकिन जो इनका रिपीटेशन नंबर होता है वो सब में अलग अलग होता है। हो सकता है किसी इंडिविजुअल में ये 2 बार रिपीट हो रही है, किसी में 3 बार, किसी में 4 बार, लेकिन सेम टू सेम रिपीटेशन नहीं होता, और इन रिपीटेशन को ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये डीएनए किसके साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले जब हम इसकी स्टेप्स की बात करेंगे, तो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, उस एग्जाम्पल से ही इस पूरे प्रोसेस को समझा रही हूं। सबसे पहले हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं, यानी उसे सेल से निकालते हैं। अब यहां पर जैसे हम एक केस स्टडी ले लेते हैं कि सपोज किसी जगह पर कोई क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, और मर्डर जहां पर हुआ है वहां से हमें कुछ चीजें मिली हैं और उनसे हमें डीएनए टेस्टिंग करनी है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। सपोज वहां पर कुछ भी हो सकता है, मर्डर हुआ है तो वहां पे कई बार क्या होता है, कोई फाइटिंग वगैरह हुई है तो बाल वगैरह टूट जाते हैं, वो आप ले सकते हैं सैंपल में। या अगर कोई रेप सीन है तो वहां पे सीमन मिल सकता है, या अगर मर्डर में ही कोई ब्लड वगैरह निकला है आपस में, तो ब्लड का जो सैंपल है वो भी आप वहां से ले सकते हैं। तो कुछ भी आप लेंगे, सपोज वहां पर हमें एक हेयर मिला है, लेकिन हेयर में आपको ध्यान रखना है हेयर कटिंग वाला नहीं होता, हेयर जो रूट से निकलता है, क्योंकि रूट सेल होना चाहिए। आपको पता है डीएनए हेयर में नहीं होता, रूट सेल के अंदर से हम उसके डीएनए को निकालेंगे। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा हेयर और उसमें भी उसकी सेल्स, और उन सेल में से भी आपको निकालना है न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए। तो सोचिए कितना छोटा सा सैंपल है, इससे आप कैसे पता लगाएंगे और कैसे डायग्नोज करेंगे। तो सेकंड वाला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। यस, तो हम बात कर रहे थे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार करना, और ये मैं आपको बता चुकी हूं। इसके लिए हम क्लोनिंग वेक्टर भी ले सकते हैं, इसके लिए हम पीसीआर मशीन भी ले सकते हैं, जिससे कि हमें उसकी जो अमाउंट है, जो भी डीएनए मिला है वो हम बढ़ा सकते हैं, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा ताकि इजी वे में डायग्नोस हो जाए। अब जैसे ही डीएनए आपने एम्प्लीफाई कर दिया, उसके बाद अब आप उसका डाइजेशन करेंगे, यानी डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे, और इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वर्क क्या होता है। ये डीएनए को कटिंग करता है, डीएनए की, और उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। उसके अनइक्वल सेगमेंट्स हो जाते हैं जिनमें ये कटिंग कर देता है। अब आपको पता है ये चीज भी, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये फ्रेगमेंट कटिंग होती है तो ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सेपरेट करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक होती है जिससे हम डीएनए के फ्रेगमेंट को एक तो बिल्कुल प्योर निकाल लेते हैं, और दूसरा उनमें अगर सेपरेशन कर लेते हैं, उनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये आपने प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें क्लियर मैंने आपको बताया था। जब सेपरेशन हो जाता है, आप सबने पढ़ा था कि इसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन को यूज करते हैं और उससे हम सेपरेट करते हैं। जेल के अंदर आपको ये फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब जेल से इनको निकालने की हम कोशिश करेंगे तो जेल इज अ वेरी फ्रेजाइल होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, तो आपके डीएनए भी ब्रेक हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक और मेथड बताया था दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग। तो फिफ्थ वाला जो स्टेप होगा हमारा क्या होगा, उसमें हम करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। और सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी
हमारे डीएनए के सैंपल हैं, उसे हम एक मेम्ब्रेन, जिसे नायलॉन की मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर उसे एज इट इज प्रिंट कर लेते हैं, जिससे कि वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं और परमानेंट हो जाते हैं, यानी उनका ब्रेक होने का कोई भी हमारे पास रिस्क नहीं होता। तो ये टेक्निक होती है सदर्न ब्लॉटिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं मॉलिक्यूलर प्रॉप्स का। तो यहां पर से हम भेजते हैं मॉलिक्यूलर प्रॉप्स। तो नेक्स्ट स्टेप होगी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए विथ मॉलिक्यूलर प्रॉप्स। मैंने आपको मॉलिक्यूलर प्रॉप्स भी बताए थे। मॉलिक्यूलर प्रॉप्स क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंसेस होती हैं। यहां पर क्योंकि हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं तो ये डीएनए की होंगी। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं जो हम आर्टिफिशियली तरीके से तैयार करते हैं लैब में, और इनमें जितने भी बेसेस होते हैं वो सब नोन होते हैं, वो नोन बेस होते हैं, हमें पता होते हैं, इनको हम भेजते हैं। अभी मैं इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जहां पर उसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएगी अपनी, वहां पर जाकर ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉब होते हैं इनको हम रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर देते हैं। रेडियो एक्टिव लेबल्ड का मतलब क्या होता है, या तो इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल सब्सटेंस को अटैच कर देते हैं जिससे कि रेज निकलती हैं जिनको हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर कई बार इनकी स्टेनिंग कर देते हैं। स्टेनिंग के लिए हम स्टेन यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, जिससे कि ये ऑरेंज कलर के बैंड्स में दिखेंगे जब हम इन्हें देखेंगे। तो लास्ट हमारी जो स्टेप आएगी दैट इज 7th स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हमें ये सभी बैंड जो भी डीएनए के सेगमेंट थे वो सब विजिबल हो जाएंगे, लेकिन वो विजिबल वो ही होंगे जो हाइब्रिडाइज प्रोब वाले थे। हाइब्रिडाइज प्रोब को जैसे जैसे अपनी सीक्वेंस मिलती गई वो उनके साथ अटैच होते चले जाएंगे, और क्योंकि वो स्टेनिंग वाले थे या रेडियो एक्टिव लेबल थे तो वहां पर हमें उस जगह को हम इजीली डायग्नोज कर लेंगे और हमें इस तरह से बैंड मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। इस तरीके से हम ये फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। अब जो मैं आपको केस स्टडी बता रही थी उसी का मैं थोड़ा सा एग्जांपल और डिटेल में आपको बता देती हूँ कि जो केस स्टडी पे हमने क्या किया बेटा, वहां पे हमें जो डीएनए सैंपल मिला वो डीएनए सैंपल एक तो हमें मिलता है कि जिसका मर्डर हुआ है, उससे तो हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि वहां ये क्राइम किसने किया, तो वहां से हमें कुछ अदर भी सैंपल मिला, उस डीएनए को हमने ले लिया। और ये डीएनए ये वो डीएनए है जो क्रिमिनल का है, लेकिन हमें क्रिमिनल का पता लगाना है, तो अब कैसे लगाएंगे। और जब भी कोई क्राइम होता है तो सस्पेक्ट होते ही हैं। तो सपोज हमें 2 सस्पेक्ट के ऊपर क्या है, शक है कि 2 सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट नंबर 1 और सस्पेक्ट नंबर 2, और ये वाला जो है वो एक्चुअल डीएनए है जो क्रिमिनल का है, जो हमें वहां पर मिला है। तो जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करवाते हैं तो मान लीजिए आपने देखा यहाँ पर ये बैंड की फॉर्म में डीएनए मिलते हैं आपको। सस्पेक्ट आपने 2 लोगों पे शक किया तो उन दोनों का डीएनए भी आपको अलग से लेना पड़ेगा, और सेम प्रोसीजर जो हमने स्टेप्स का किया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो सेम प्रोसीजर हम उसके साथ करेंगे। सेम डीएनए के बैंड्स बनेंगे और इस तरीके से देखेंगे। तो डीएनए के बैंड्स मान लीजिए आपको यहाँ पर इस तरीके से डीएनए का पैटर्न मिलता है। ये ऑटो रेडियोग्राफी होती है, बाद में इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, यानी पेपर के ऊपर आपको ये मिलता है। ये सस्पेक्ट का है, 2 सस्पेक्ट आपको दे रखे हैं, इनके डीएनए के जो पैटर्न है। जब इसमें क्या होता है, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड होते हैं ये, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसी समय वहां पर एक बेस डाला जाता है NaOH, जिससे ये सब सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं ताकि प्रोब इनके साथ में क्या हो जाए, हाइब्रिडाइज हो जाए। और जैसे ही प्रोब इनके साथ जो जो नॉन सीक्वेंसेस होती हैं हमने यहां से जो भेजे हमें पता है वो इनके साथ में हाइब्रिडाइज हो जाएंगी, और हाइब्रिडाइज होते ही सिर्फ ये ही बैंड आपको विजिबल होंगे। अब इन विजिबल बैंड की जो आपने देखा जो लेंथ होगी ये सब एक जैसी होगी। तो देखिए ये पैटर्न डीएनए का है S1 का, और ये पैटर्न है S2 का। अब जो क्रिमिनल का डीएनए का पैटर्न था उसको हमें इससे मैच करना है। हमें इस तरीके का पैटर्न मिलता है क्रिमिनल का। अब आप देखिए ये वाला हमें मैच करना है इन दोनों से। तो आप देख रहे हैं ये पैटर्न जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स का मिल रहा है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल पैटर्न ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल ये पैटर्न बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे कि दोनों का पैटर्न मैच कर रहा है, और इस तरीके से हम कोई क्रिमिनल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या इसकी जगह कोई ऐसा होता कि हमें पेरेंट्स का पता लगाना है, कोई भी बच्चा है उसके पेरेंट्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं, जो हम टेस्ट करवाते हैं पैटर्निटी और मैटरनिटी टेस्ट। तो इस तरीके से डीएनए के पैटर्न आते हैं बेटा। ये पैटर्न जो होते हैं फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, बैंड की फॉर्म में होते हैं, और ये क्लियरली विजिबल
होते हैं, इनके ऑरेंज कलर के बैंड्स होते हैं ये, जिनको आप देख सकते हैं और इनको आपस में मैच कर लेते हैं। तो द होल प्रोसीजर इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसका हम कई सारे एरियाज में यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर विच इज द RFLP. दिस इज द लास्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस लेटर।